जूते पहने हुए थे। दूसरी ओर रुद्र एक गंदे फूड डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म में था और एक भिखारी की तरह दरवाजे पर खड़ा था। एक्सक्यूज मी, क्या तुम फूड डिलीवरी के लिए आए हो तो प्लीज दूसरी तरफ से अंदर जाओ। इस रास्ते से सिर्फ ऑफिस के एम्प्लॉयज ही आ जा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने भौहें सिकोड़ी और रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा और घिन भरी नजरों से रुद्र की ओर देखने लगी। जी नहीं, मैं फूड डिलीवरी के लिए नहीं आया हूं, रुद्र ने जवाब देते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने जब रुद्र की ये बात सुनी तो उसने फिर से चिल्लाते हुए कहा, फूड डिलीवरी के लिए नहीं तो फिर तुम यहां क्यों आए हो? उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल मैं यहां किसी को ढूंढ रहा हूं। किसी को ढूंढ रहे हो? पर तुम तो सिर्फ एक फूड डिलीवरी बॉय हो, तो तुम यहां किसे ढूंढ रहे हो? रिसेप्शनिस्ट ने तिरस्कार भरी नजरों से रुद्र की ओर देखा। रुद्र को भी उस आदमी का नाम नहीं पता था जिसने उसे फोन करके यहां बुलाया था। वो बस जल्द से जल्द यही पता लगाना चाहता था कि उसको इतने सारे पैसे किसने और क्यों दिए थे। रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने नहीं दे रही थी, पर रुद्र ने उसे नजरअंदाज करते लिफ्ट की ओर भाग गया। अरे रुको, रुक जाओ, तुम कहां जा रहे हो? रिसेप्शनिस्ट उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगी। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। ये देखकर कि रिसेप्शनिस्ट उसके पीछे ही आ रही है, रुद्र जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला गया। आउच! लिफ्ट में अचानक चीख निकली। रुद्र हड़बड़ी में लिफ्ट में घुसा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि लिफ्ट के अंदर पहले से ही कोई था। वो लिफ्ट में एक लड़की से टकरा गया था। क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं यहां अंदर हूं? लिफ्ट में मौजूद लड़की ने चिल्लाते हुए कहा। रुद्र ने जब उस लड़की की ओर देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। वो लड़की दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और काले कलर का सूट पहने हुए थी, जो उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। और उसके शरीर से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। हालांकि उसके चेहरे पे अभी गुस्सा था, पर वो गुस्से में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब रुद्र उससे टकराया था तब उसके हाथ में कॉफी का कप था और कॉफी की कुछ बूंदें उसके सीने पर गिर गई थी। तुम तो डिलीवरी बॉय हो ना? पर तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें इस जगह पर नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि बाहर के लोग यहां अंदर नहीं आ सकते? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। उस लड़की ने जब रुद्र को पीले रंग की फूड डिलीवरी बॉय के यूनिफॉर्म पहने देखा तो उसने गुस्से में रुद्र से कहा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था और इसीलिए मैंने आपको यहां नोटिस नहीं किया। ये कहते हुए रुद्र ने जेब से एक टिश्यू निकाला और उस लड़की के कपड़ों से कॉफी पोंछने की कोशिश करने लगा। जब उसने अपना हाथ उसके सूट की तरफ बढ़ाया तो वो लड़की चिक पड़ी। आह, कोई मेरी मदद करो, ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो क्या होने वाला है अब आगे? क्या रुद्र ने कोई नई मुसीबत मोल ली थी? क्या वो खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? और क्या वो मिल पाएगा उस आदमी से जिसने उससे फोन पर बात की थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर बाय लक, सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। उस लड़की की चीख सुनकर एक पल में 1 दर्जन से भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए वहां आने लगे। मुझे माफ कीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। रुद्र उसे ये सब समझाने की कोशिश ही कर रहा था, पर तभी उसने देखा कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ओर आते देख रुद्र ने उस लड़की को लिफ्ट के बाहर धक्का दे दिया
और जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने 38वीं मंजिल का बटन दबा दिया। जब सिक्योरिटी गार्ड्स लिफ्ट के सामने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि रुद्र पहले ही लिफ्ट से 38वीं मंजिल पर जा चुका था। क्या आप ठीक हैं मिस नेहा? अभी क्या हुआ था? सिक्योरिटी गार्ड्स के हेड ने उस लड़की से पूछा। एक फूड डिलीवरी बॉय अचानक से लिफ्ट में घुस गया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। जाओ और जल्दी से उसे पकड़ो, उसे तो अब पुलिस ही सबक सिखाएगी। लेकिन सिक्योरिटी हेड हिचकिचाने लगा। लेकिन क्या? उस लड़की ने अपनी भौवें सिकुड़ते हुए कहा। वो लड़का 38वीं मंजिल पर चला गया है। मिस्टर बख्शी ने साफ साफ कहा है कि कोई भी उनकी परमिशन के बिना 38वीं मंजिल पर नहीं जा सकता है। सिक्योरिटी हेड ने निराश होकर उस लड़की को देखते हुए कहा। यह सुनकर वो लड़की चौंक गई। ठीक है, तो उसका यहीं पर इंतजार करो और यहां से बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दो। वो कभी तो नीचे आएगा, उस लड़की ने गुस्से भरी आवाज में कहा। रुद्र अब लिफ्ट से 38वें फ्लोर पर पहुंच गया था। वो ये जानता था कि नीचे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो किसी मुसीबत में फंसने वाला है। हालांकि रुद्र अभी इन सब बातों से परेशान होने के मूड में नहीं था। उसके लिए ये पता लगाना सबसे जरूरी था कि उसे जो पैसे मिले थे वो किसके थे और किसने भेजे थे। रुद्र जब लिफ्ट से बाहर निकला तो पाया कि ये पूरी की पूरी मंजिल एक सिंगल यूनिट ऑफिस था। इंटीरियर की सजावट काफी लग्जरियस थी। खिड़कियों से बाहर देखने पर कोई भी एक नजर में पूरे मुंबई शहर के क्षितिज को लगभग देख सकता है। डेस्क के पीछे कुर्सी पर सूट और टाई में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी बैठा था। जब उस आदमी ने रुद्र को देखा तो वो जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ गया और रुद्र के पास चला गया और सम्मानपूर्वक कहा, मैं आप ही का वेट कर रहा था मिस्टर सिंघानिया। तो आप वही हैं जिसने मुझे यहां बुलाया था? रुद्र ने त्योरी चढ़ाकर पूछा। हाँ, मेरा नाम नेहाल है, एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का जनरल मैनेजर, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने सिर हिलाया। ऑफिस के चारों ओर देखते हुए पूछा, आपने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे एक जायदाद विरासत में मिली है। कौन सी जायदाद? मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको अपने दादाजी याद हैं? निहाल ने धीमी आवाज में पूछा। मेरे दादाजी? रुद्र दंग रह गया। अचानक उसे याद आया कि उसने सच में अपने दादाजी को तब देखा था जब वो एक बच्चा था। बात यह थी कि उनके परिवार ने उसे कहा था कि उसके दादाजी की मृत्यु हो गई थी जब वो काफी छोटा था। आपके दादाजी एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे। कंपनी की स्थापना की शुरुआत में मिस्टर रघुवीर विदेश चले गए और अकेले ही रहने लगे। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है और उनके कोई अन्य रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उनकी सारी संपत्ति आपको दे दी जाएगी। नेहाल ने धीरे से कहा, मुझे ये सब अकेले विरासत में मिलेगा। रुद्र दंग रह गया। उसे तो इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ सच में हो रहा है। हाँ, मैं आपको मिस्टर रघुवीर की संपत्ति का शॉर्ट में अंदाजा देता हूं। उनके पास देश में 100 करोड़ रुपए नकद है, जिसे मैंने पहले ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन ये इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि मिस्टर रघुवीर लंबे समय से विदेश में रह रहे थे। मुंबई में एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के अलावा उनकी संपत्ति में यूरोप में टेरेंस ग्रुप, रेडियंट ग्रुप और कई अफ्रीकी तेल कंपनियां शामिल हैं। निहाल ने ड्रॉर से एक दस्तावेज निकाला और रुद्र को उन संपत्तियों के बारे में समझाने लगा जो उसे विरासत में मिलनी थी। रुद्र भी बदर ध्यान से वो सब सुन रहा था
जो नेहाल उसे बता रहा था। एक सेकंड रुको मिस्टर नेहाल, रुद्र ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये सब मेरे अकेले का है? बिल्कुल, नेहाल ने सिर हिलाया, रुद्र को गंभीरता से देखा। इन संपत्तियों की कीमत कितनी है? रुद्र ने पूछना जारी रखा। इनकी कीमत? नेहाल एक सेकंड के लिए चौंक गया और फिर उसने धीरे से कहा, अगर ऊपर ऊपर से अंदाजा लगाया तो ये लगभग 10 ट्रिलियन अमेरिकी रुपए या उससे भी ऊपर की हो सकती है। 10 ट्रिलियन? और वो भी अमेरिकी रुपये में है? रुद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। नेहाल की बात सुनकर उसकी आवाज कांप रही थी। बिल्कुल, नेहाल ने रुद्र की ओर देखा और सिर हिलाया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे दादाजी सच में इतने ज्यादा आमिर थे तो उन्हें तो इस दुनिया का सबसे आमिर आदमी होना चाहिए था, पर फिर भी उनका नाम कहीं नहीं है। रुद्र ने अपने मन में जितने भी सवाल आ रहे थे वो पूछने जारी रखे। मुझे लगता है कि आप अमीरों की सूची के बारे में बात कर रहे हैं। नेहाल ने रुद्र को देखा और मुस्कुराया। दरअसल अगर उन्हें अपना नाम अमीरों की सूची में दर्ज करवाना होता तो वो बहुत पहले ही करवा चुके होते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो इन सब चीजों से काफी आगे निकल चुके थे। वो काफी लंबे समय से विदेश में रह रहे थे और अपनी पहचान को उजागर नहीं करना चाहते थे। रुद्र ने नेहाल को देखा। उसे नेहाल की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, और अगर वो ये सब झूठ भी बोल रहा था फिर भी रुद्र जैसे गरीब को धोखा देकर उसे क्या मिलता? तो ठीक है, क्या इस विरासत को संभालने के लिए कोई शर्त है? रुद्र ने अपने उतावलेपन को शांत करते हुए पूछा। अब क्या होने वाला है आगे? और क्या क्या राज थे रुद्र के जिंदगी के? क्या ये थी उसकी अच्छी किस्मत या आने वाला था कोई नया खतरा? और क्या वो संभाल पाएगा इस विरासत को? सवाल काफी सारे हैं, पर जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर बाय लक, सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। नेहाल ने ड्रॉवर को खोला, उसमें से एक दस्तावेज निकाला और रुद्र को सौंप दिया। ये वो वसीयत है जो मिस्टर रघुवीर ने अस्पताल में भर्ती होने पर बनाई थी। आपको बस इस पर सिग्नेचर करने की जरूरत है और ये विरासत आपकी होगी। लेकिन एक बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? रुद्र ने नेहाल से वसीयत लेते हुए हैरानी से पूछा। मिस्टर रघुवीर के निधन से पहले उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि इससे पहले कि आप उनकी संपत्ति के वारिस हो सकें, आपको मिस प्रिया से शादी करनी होगी, नहीं तो संपत्ति को पूरी तरह से चैरिटी को दान कर दिया जाएगा। नेहाल ने धीरे धीरे कहा। क्या कहा आपने? प्रिया से शादी करूं? पर प्रिया कौन है? रुद्र दंग रह गया था। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसे विरासत पाने के लिए किसी से शादी भी करनी पड़ेगी। ये विरासत एक लड़की से जुड़ी हुए है। नेहाल ने कहा, वसीयत के मुताबिक मैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। क्या प्रिया मोती हाँ या बदसूरत है? रुद्र ने त्योरी चढ़ाकर पूछा। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह तक कि अगर वो देखने में बदसूरत भी हुई, आप उन्हें अपने हिसाब से सुंदर बना सकते हैं। जब तक आपके पास पैसा है, आप इस युग में कुछ भी कर सकते हैं। नेहाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, रुद्र ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो अगर आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए हो तो आप इस पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए, जिससे ये सारी जायदाद आज से आपकी हो जाएगी। नेहाल ने डॉक्यूमेंट को रुद्र की ओर बढ़ाते हुए कहा।
रुद्र के पास भी इस विरासत को लेने से मना करने का कोई कारण नहीं था। वो प्रिया से शादी करने के लिए भी अब तैयार था, क्योंकि उसे अपनी गरीबी की वजह से काफी कुछ सुनना पड़ा था। उसने वो डॉक्यूमेंट्स लिए और उस पर अपने सिग्नेचर कर दिए। रुद्र के सिग्नेचर करने के बाद नेहाल ने वो डॉक्यूमेंट्स वापस से ड्रॉवर में रख दिए और एक काला कार्ड निकालते हुए सम्मान पूर्वक रुद्र को दे दिया। ये क्या है? रुद्र ने उस कार्ड की ओर हैरानी के साथ देखते हुए पूछा। ये एक सुप्रीम कार्ड है, जिसे आप एक तरह का डेबिट कार्ड भी बोल सकते हैं। ये पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। इससे आपको वीवीआईपी लेवल के लाभ उठा सकते हैं और आप बिना किसी लिमिटेशन के जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकते हैं। रुद्र ने सुप्रीम कार्ड को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। क्या आपको यकीन है कि मैं इस कार्ड को जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकता हूं? और क्या सच में इसकी कोई लिमिट नहीं है? क्योंकि मेरे पहले डेबिट कार्ड की लिमिट बस 5,000 थी। बिल्कुल, इस कार्ड का खर्च आपकी कंपनी उठती है, जिसकी सालाना इनकम 10 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा है, नेहाल ने समझाते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई कार्ड होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो। रुद्र मन ही मन मुस्कुराया। वो अब इस कार्ड को एक बार यूज करके देखना चाहता था। वैसे मिस्टर सिंघानिया, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं आपकी कंपनी का जनरल मैनेजर हूं और मैं ही आपके लिए कंपनी चला रहा हूं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो बेझिझक मुझे कॉल कीजिए। नेहाल ने रुद्र को सम्मान पूर्वक बिजनेस कार्ड सौंप दिया। जी जरूर। रुद्र ने बिजनेस कार्ड लिया और नेहाल से कहा, अगर सब प्रोसीजर हो गए हैं तो मुझे अब जाना होगा। आइए सर, मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूं, नेहाल ने विनम्रता से कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। रुद्र ने नेहाल से हाथ मिलाया और नेहाल के ऑफिस से बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद रुद्र लिफ्ट से नीचे आ गया। वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला तो उसने पाया कि 1 दर्जन से भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने उसे घेर कर खड़े थे। वो उन्हें देखकर एक पल के लिए डर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ओह, तो तुम आ गए? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, गंदे इंसान, उस काले सूट वाली लड़की ने कहा, जिसे वो पहले लिफ्ट में टकरा गया था। वो रुद्र को तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस नेहा के साथ बदतमीजी करने की? क्या तू भूल गया था कि तुम सिर्फ एक फूड डिलीवरी बॉय है? लगता है कि तेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, उस सिक्योरिटी हेड ने गुस्से से कहा। अरे मिस नेहा से बदतमीजी करने से पहले खुद को आईने में देख लेते, ताकि तुम्हें अपनी औकात पता चल जाती। रिसेप्शनिस्ट भी दूसरों के साथ मिलकर रुद्र को कोसने लगी। ये सच है कि मैं गलती से आपसे टकरा गया था, पर उसके लिए मैं आपसे माफी मांग चुका हूं। आप और क्या चाहती हैं? रुद्र ने मिस नेहा से कहा। मैं क्या चाहती हूँ? पहले तो मेरे साथ बदतमीजी करते हो और मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहती हूँ। पहले तो तुमने मेरा पूरा सूट खराब कर दिया और फिर मेरी मदद के बहाने मुझे छूना चाहते थे। मैं तो जब भी उस पल को याद करती हूँ मुझे अपने आप से ही घिन आने लगती है। ऐसा लगता है कि खुद की जान ले लूं। मिस नेहा ने अपनी पूरी भड़ास रुद्र पर निकालना चालू कर दिया। कोई भी तुम्हें खुद की जान लेने से नहीं रोक रहा। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जाना है। मिस नेहा की बातें सुनकर रुद्र को भी अब गुस्सा आ रहा था। अच्छा, तो तुझको जाना है? मिस नेहा ने गुस्से से मुस्कुराते हुए रुद्र से पूछा। ठीक है, तू यहाँ से जा सकता है, पर उससे पहले तुझे मुझसे अपनी नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी।
अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे नाक रगड़कर माफी मांगू? रुद्र ने तीखी निगाहों से मिस नेहा की ओर देखा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। हाँ, मेरे सामने अपने घुटने टेको और नाक रगड़कर माफी मांगो, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। नेहा मैडम से माफी मांगे, सिक्योरिटी हेड ने भी रुद्र पर दबाव बनाते हुए कहा। रुद्र को गार्ड्स ने घेर लिया था। रुद्र ने कभी नहीं सोचता कि वो लड़की कुछ ऐसी शर्त रखेगी। वो तो सिर्फ गलती से उससे टकरा गया था और फिर भी वो रुद्र को इस तरह बेइज्जत करना चाहती थी। भले ही रुद्र गरीब था, पर फिर भी उसकी भी इज्जत और गरिमा रही। अब किसका इंतजार कर रहे हो? चलो घुटनों पर बैठ जाओ और माफी मांगो। चलो, सिक्योरिटी हेड ने एक सख्त आवाज में कहा। रुद्र ने भी सिक्योरिटी हेड को घूरते हुए देखा। तुम सब यहां क्या कर रहे हो? तभी रुद्र के पीछे से गुस्से भरी एक आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। किसकी थी ये आवाज? क्या रुद्र नेहा से माफी मांग लेगा? क्या उस पर कोई और मुंह से ताने आली थी? क्या वो निकल पाएगा इस मुसीबत से? जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर बाय लक, सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। नेहाल रुद्र को बाहर तक छोड़ना चाहता, क्योंकि रुद्र अब एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का मालिक था और नेहाल उसकी कंपनी को चला रहा था। इसीलिए वो रुद्र पर अपना अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता था। नेहाल को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतनी जल्दी वहां से चला जाएगा। रुद्र ने नेहाल को अपने साथ बाहर आने का मौका ही नहीं दिया और वो अकेले ही लिफ्ट में चला गया। इसलिए नेहाल को नीचे जाने के लिए अगली लिफ्ट के वापस आने तक का इंतजार करना पड़ा। जब वो आखिरकार नीचे आया और लिफ्ट से बाहर कदम रखा तो उसने देखा कि रुद्र के चारों ओर भीड़ जमा हो रही है, जो उसे लिफ्ट के गेट पर ही रोक रही है। उसने अपने सामने जो कुछ देखा, उसे देखकर वो दंग रह गया। मिस्टर नेहाल! रूही ने नेहाल को देखा और डर के मारे चिल्लाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो रूही? नेहाल ने आगे बढ़कर गंभीर चेहरे से उससे सवाल किया। मिस्टर नेहाल, इस फर्नीचर डिलीवरी बॉय ने मिस नेहा के साथ बदतमीजी की। मिस नेहा और बाकी सब लोग मिलकर उसे सबक सिखा रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने असल में क्या हुआ था, ये पता लगाने से पहले ही अपना मुंह खोल दिया। फर्नीचर डिलीवरी बॉय? हाँ? नेहाल एक पल के लिए अवाक रह गया और फिर वो पूरी तरह से गुस्से से भर गया। उसने रिसेप्शनिस्ट की ओर उंगली उठाई और कहा, तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दिया जाता है, चली जाओ यहां से। रिसेप्शनिस्ट हैरान थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें झपकाईं और नेहाल को हैरानी से देखने लगी। मिस्टर नेहाल, क्या तुमने नहीं सुना कि मैं क्या कह रहा हूं? यहां से चली जाओ। नेहाल को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उसने रुद्र की ओर देखा तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। आप ठीक तो हैं मिस्टर सिंघानिया? ये सब मेरी गलती है। मुझे आपके साथ नीचे जाना चाहिए था और आपको बाहर तक छोड़कर आना चाहिए था। नेहाल ने माफी मांगते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, रुद्र ने नेहाल से कहा। नेहाल की बात सुनकर सभी के मुंह खोले के खोले रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर ने एक डिलीवरी बॉय के लिए अपने ही ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट को निकाल दिया और खुद उससे माफी भी मांगी। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इनसे इस तरह से बात करने की? आप लोग जानते भी हैं कि ये कौन है? ये है एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के मालिक मिस्टर सिंघानिया। इनसे अभी के अभी माफी मांगे।
नेहाल का चेहरा गंभीर लग रहा था। क्या कहा? एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के मालिक? रूही दंग रह गई। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखें डर के मारे छोटी हो रही थीं। रूही के चेहरे पर एक डर का भाव था। हालांकि वो जल्दी से अपने होश में आई और बिना किसी हिचकिचाहट के रुद्र से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं गलत थी। ये मेरी गलती थी। मैंने ही आपको नाराज किया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहने के बाद रूही ने रुद्र के सामने हाथ जोड़ लिए। वो रुद्र को रिझाने की कोशिश कर रही थी। आप उसे क्या सजा देना चाहते हैं मिस्टर सिंघानिया? नेहाल ने रुद्र को आदरपूर्वक देखा। रूही ने यह सुना और वो घबरा गई। वो जल्दी से रुद्र के पास गई और धीरे से कहा, मैं आपसे विनती करती हूं मिस्टर सिंघानिया, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं वो सब करूंगी। एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन में काम करने का मौका सभी को नहीं मिलता था, जो मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी थी। रूही को डिपार्टमेंट मैनेजर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और वो इतनी आसानी से अपनी नौकरी नहीं गंवाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसे यहां से निकाल दिया तो उसे आगे कभी कोई कंपनी जॉब नहीं देगी। उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो तुम कुछ भी करोगी? रुद्र ने रूही को देखते हुए कहा। रुद्र का रवैया देखकर रूही मुस्कुरा उठी। हाँ, जब तक आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। ये कहकर उसने अपने होंठ भींच लिए और उसकी आंखें लालच से चमकने लगी। वो रुद्र को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, क्योंकि रुद्र अब एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का मालिक था और अगर वो रुद्र को अपने जाल में फंसा ले तो उसका कद यहां सबसे ऊंचा होगा। ठीक है, क्योंकि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो कल तुम कंपनी में चौकीदार के रूप में काम करोगी। और ये बोलते ही रुद्र बिना पीछे देखे कंपनी की बिल्डिंग से बाहर चला गया। रूही अपमानित महसूस करते हुए वहीं पर जम गई थी। उसने यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र उसकी सुंदरता के जाल में नहीं फंसा, बल्कि उसने तो उसे चौकीदार बनने के लिए कहा। क्या तुमने सुना नहीं? मिस्टर सिंघानिया ने क्या कहा? नेहाल ने ठंडी आवाज में पूछा। हाँ मिस्टर नेहाल। रूही ने जल्दी से सिर हिलाया। चौकीदार के रूप में काम करना बेहतर था बजाय निकाल दिए जाने के। इसीलिए उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि उसने जो रुद्र के साथ बर्ताव किया था उसके लिए रुद्र चाहे तो उसके साथ और भी बुरा कर सकता था। पर फिर भी उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने सिर्फ उसका डिमोशन ही किया। तो क्या होगा अब आगे? क्या करेगा रुद्र इतने सारे पैसों का? क्या वो संभाल पाएगा ये जिम्मेदारियां? और कौन थी मिस प्रिया? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर बाय लक, सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग से बाहर आने के बाद रुद्र सुप्रीम कार्ड को यूज करने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था। उसने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और बैंक की ओर चला गया। 5 मिनट बाद वो बैंक के बैंकिंग हॉल में पहुंच गया। वर्किंग डे होने के कारण बैंक में भीड़ नहीं थी। वो सीधे टेलर काउंटर पर गया। टेलर लड़की भारी मेकअप और एक ऑफिशियल सूट में बैठी हुई थी। उसने रुद्र को अंदर आते देखा और उबासी लेते हुए कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वो आलस से भरी लग रही थी। इतने लंबे समय तक नौकरी में रहने के बाद वो एक नजर में किसी भी इंसान के बारे में बता सकती थी। रुद्र ने फूड डिलीवरी यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जो एक कंगाल इंसान की तरह दिख रहा था।
टेलर लड़की ने बिना किसी उत्साह से काम किया, ये सोचकर कि वो सिर्फ एक और बेकार कस्टमर था। फिर भी रुद्र को उसके बुरे रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं विथड्रॉल करना चाहूंगा, उसने सीधे सीधे कहा। विथड्रॉल? क्या तुम्हें वहां एटीएम नहीं दिख रहे हैं? टेलर लड़की का चेहरा रुद्र की बात सुनकर नाराजगी से भर गया था। अगर तुम्हें नहीं पता कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो थोड़ा गूगल पर खोज लो। मैं अभी काम कर रही हूं। क्या कहा आप काम कर रही हैं? पर आपको इतनी फ्री है कि बैठे बैठे आराम कर रही है। उसके रवैये ने रुद्र को गुस्सा दिला दिया था, इसलिए उसने कहा, मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहता हूं। रुद्र ने आवाज उठाई, क्या तुम्हारा बैंक इसी तरह काम करता है? क्या तुम नहीं जानते कि ग्राहक ही राजा है? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। बैंकिंग हॉल में शोर सुनकर ब्रांच मैनेजर जल्दी से बाहर निकल गया। क्या हो रहा है यहां? ब्रांच मैनेजर को देखकर उस लड़की ने रुद्र पर ही इल्जाम लगाने की सोची। टेलर लड़की ने रुद्र की ओर इशारा किया और कहा, मैनेजर सर, यह आदमी यहां परेशानी खड़ी करने आया है। बैंक मैनेजर सुशांत चिंता में लग रहा था। मैनेजर गुस्से के साथ रुद्र को देखने लगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? रुद्र भी मुस्कुरा रहा था, जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। मैं कुछ पैसे विथड्रॉ करना चाहता हूं। बैंक मैनेजर सुशांत ने भौवे सिकोड़ी। पैसे निकालने के लिए एटीएम है, काउंटर पर क्यों आए? मैनेजर और टेलर लेडी एक जैसे ही थे। रुद्र को एहसास हुआ कि मैनेजर और टेलर लड़की का अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो उनके साथ बहस नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उनसे कहा, क्या होगा अगर मैं 5 करोड़ रुपए निकालना चाहूंगा? 5 करोड़? टेलर लड़की ने रुद्र को स्कैन किया और ताना मारा, तुम जैसा फूड डिलीवरी करने वाला आदमी 5 करोड़ रुपए निकालना चाहता है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब 500 रुपए से तो नहीं है? 5 करोड़ रुपए तुमने कभी सपने में भी कभी देखे हैं? बैंक मैनेजर सुशांत को यह भी विश्वास नहीं था कि जो आदमी किसी भिखारी की तरह दिखता था और वो 5 करोड़ रुपए निकालने की बात कर रहा है। हालांकि बैंक मैनेजर सुशांत एक चालाक इंसान था। वो मन ही मन में सोचने लगा, मैंने द हॉरर हंटर चैनल पर एक बार ऐसी ही कोई कहानी सुनी थी जिसमें एक लड़का ईसी की तरह बैंक में पैसे निकालने जाता है और उसे भी सब लोग गरीब ही समझ रहे थे, पर वो असल में सबसे आमिर इंसान था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, उसने भौवे सिकोड़ कर पूछा, क्या तुम सच में 5 करोड़ रुपए निकालना चाहते हो? फूड डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहना हुआ रुद्र किसी मजदूर के जैसा लग रहा था, लेकिन सुशांत एक तजुर्बेदार व्यक्ति था और वो जानता था कि कभी कभी आमिर लोगों को समझना मुश्किल होता है। उनकी आदत होती है कि वो आम लोगों की तरह। इसीलिए उसने कंफर्म करने के लिए फिर से पूछा था, अगर मैं यहां पैसे निकालने के लिए नहीं तो और किस काम से आऊंगा? रुद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे इतनी बड़ी रकम के लिए अपने ऊपर के ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। आप प्लीज थोड़ी देर इंतजार कीजिए। बैंक मैनेजर सुशांत ने बिना किसी भाव के कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। टेलर लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, सुशांत सर, अब आप ये मत कहना कि आप सच में सोचते हैं कि उसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, है ना? चुप रहो और ये सब बंद करो। सुशांत का चेहरा अब गंभीर था। सुशांत अपने अनुभव से बता सकता है कि रुद्र मजाक नहीं कर रहा था। वो सच में 5 करोड़ रुपए निकालने जा रहा है।
क्योंकि आम इंसान एक बार में 5 करोड़ रुपए निकालने के लिए नहीं कहेगा। वो रुद्र जैसे सुपर अमीर बच्चे के साथ घुलने मिलने के लिए उत्सुक था। जब सुशांत ने टेलर लड़की को डांटा तो वो तुरंत चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी तिरस्कारपूर्ण भाव था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्र के पास निकालने के लिए इतने पैसे हैं। उसकी नजर में तो रुद्र एक अमीर बच्चा होने का नाटक करने वाला एक फूड डिलीवरी बॉय था। लेकिन आधे घंटे बाद जब उसने रुद्र को वीआईपी लाउंज से पैसों से भरी एक बैग ले जाते हुए और बैंक मैनेजर सुशांत को उसके पीछे पीछे जाते हुए देखा तो वो दंग रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या इस भिखारी ने सच में 5 करोड़ रुपए निकल लिए? क्या उसके पास सच में 5 करोड़ रुपए हैं? बैंक मैनेजर सुशांत, क्या इसने सच में 5 करोड़ रुपए निकाले हैं? टेलर लड़की ने हार नहीं मानी और मैनेजर से पूछा, तुम अपना मुंह बंद रखो। अब तुम क्या चाहती हो कि वो तुम्हें अपना बैग खोलकर दिखाए? बैंक मैनेजर को टेलर लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैनेजर मन ही मन में शुक्र मना रहा था कि वो चौकन्ना था और उसने कोई गलती नहीं की जिससे वो रुद्र को नाराज कर दे, नहीं तो आज उसकी नौकरी जाना तय था। हालांकि टेलर लड़की देखना चाहती थी कि क्या सच में रुद्र के पास जो बैग है उसमें पैसे हैं या नहीं, पर वो ये भी जानती थी कि अगर उसने अब मुंह खोला तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी, इसीलिए वो चुप ही रही। सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। अगर आपको हमारे किसी एम्प्लॉय की बात बुरा लगा हो तो। मैनेजर सुशांत ने सम्मानपूर्वक कहा। फिर उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और रुद्र को देते हुए कहा, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर आपको आगे चलकर किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं। सुशांत ये बात अच्छे से जानता था कि जो इंसान 5 करोड़ रुपए कैश निकाल सकता है वो कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता, वो जरूर कोई वीआईपी ही होगा। मैनेजर सुशांत रुद्र की चापलूसी करते हुए उसके आगे पीछे घूम रहा था, क्योंकि वो रुद्र जैसे वीआईपी कस्टमर को किसी और बैंक में नहीं जाने देना चाहता था। रुद्र ने एक पल के लिए मैनेजर को देखा और बिजनेस कार्ड लेकर अपनी जेब में डाल दिया। मैनेजर सुशांत, आपके एम्प्लॉयज की सर्विस क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके बैंक के कस्टमर किसी और बैंक में चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप इस बात पर ध्यान देंगे। इसके बाद रुद्र ने पैसों से भरी बैग को फूड डिलीवरी बैग में डाला और वहां से चला गया। अब क्या होगा आगे? क्या करेगा रुद्र इतने सारे पैसों का? क्या आज से रुद्र की जिंदगी सुधरने वाली है? सवाल तो की है, और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर बाय लक, सिर्फ हमारे द हॉरर हंटर चैनल पर। रुद्र बैंक के बाहर पार्किंग में आ गया था। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही मुस्कान थी। वो अपने स्कूटर से सीधे घर जाने वाला था, पर इससे पहले कि वो घर जाने के लिए अपने स्कूटर को स्टार्ट करे, उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। रुद्र, तू कहाँ है यार? अभी तक कॉलेज क्यों नहीं पहुंचा? कहीं तू भूल तो नहीं गया कि आज दोपहर में हमारी क्लास थी? ये कॉल उसके रूममेट ईशान का था। ईशान रुद्र का रूममेट और कॉलेज में उसके खास दोस्तों में से एक था। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ कि तूने कॉल किया, मैं अभी पहुंचता हूं। रुद्र ने ईशान से जल्दबाजी में कहा। हाँ, जल्दी करो, ईशान ने धीमी आवाज में जवाब दिया और तुरंत फोन रख दिया। रुद्र ने जल्दी से अपने स्कूटर को चालू किया और सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगा। उसकी दोपहर की पहली क्लास फाइनेंस की थी।
जिसे देशमुख सर पढ़ाते थे। उन्हें आलसी और क्लास में देर से आने वाले स्टूडेंट्स से सख्त नफरत थी। अगर कोई स्टूडेंट देर से आया और वो उसकी देर से आने की दूसरी बारी हो तो देशमुख सर के गुस्से से उस स्टूडेंट को कोई भी नहीं बचा सकता था। और यही वजह थी कि रुद्र उनकी क्लास के लिए देरी नहीं करना चाहता था। जैसे ही वो सिटी यूनिवर्सिटी पहुंचा, उसने जल्दी से अपना फूड डिलीवरी बैग पकड़ा और क्लास की तरफ भाग गया। 5 मिनट बाद वो आखिरकार क्लास में पहुंचा, पर फिर भी उसे आने में देर हो चुकी थी। जब रुद्र क्लास के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा किया कि पूरी क्लास उसे ही घूर रही है। मे आई कमिंग सर? रुद्र ने हिम्मत करते हुए कहा। पूरे 1 मिनट तक देशमुख सर ने रुद्र की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और क्लास में पढ़ाना जारी रखा। मैं खेद है सर, दरवाजे के पास खड़े रुद्र ने कहा। रमेश देशमुख ने आखिरकार पेन को नीचे रखा और रुद्र की ओर देखने के लिए मुड़े। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, रुद्र सिंघानिया, क्या तुम फूड डिलीवर करते वक्त समय का ध्यान नहीं रख पाए? क्या तुमको पता भी है कि अभी क्या समय हो रहा है? क्या तुम यहां सीखने के लिए हो या फूड डिलीवरी देने के लिए? देशमुख सर ने फटकारते हुए रुद्र के कहा। वो रुद्र से इन सवालों के जवाब की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। वो इन सवालों से सिर्फ रुद्र को नीचा दिखाना चाहते थे। उनकी बातें सुनकर क्लास के सभी स्टूडेंट ठहाके मारकर हंसने लगे। रुद्र अभी भी फूड डिलीवरी बॉय के ही कपड़ों में था। उसके हाथ में अभी भी एक फूड डिलीवरी बैग थी। इधर आओ और उस डिलीवरी बैग को खोलें जो तुम्हारे हाथ में है और सभी को स्वादिष्ट खाना दिखाओ जो आपने आज डिलीवर किया है। देशमुख सर उसका मजाक उड़ाते रहे। एक बार फिर से पूरी क्लास एक जोरदार हंसी के साथ गूंजने लगी, मगर उन सभी में 2 लोग सबसे ज्यादा जोर से हंस रहे थे। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि साक्षी और कार्तिक थे। वो दोनों क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे थे और एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे थे। उन दोनों को साथ देखकर रुद्र को जलन होने लगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब रुद्र और साक्षी साथ थे तब साक्षी रुद्र के साथ कभी नहीं बैठा करती थी। इसकी कोई जरूरत नहीं थी साक्षी, रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। हालांकि देशमुख सर सिटी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, लेकिन वे स्टूडेंट्स की परवाह करने वाले शिक्षक नहीं थे। इसके उलट वो तो गरीब स्टूडेंट्स को तो अपना स्टूडेंट ही नहीं मानते थे। वो रुद्र को अक्सर सुनते रहते थे। वो हमेशा से ही आमिर घर के लड़कों को खुश करने की कोशिश करते थे। अपना फूड डिलीवरी बैग अपने साथ ले जाओ और जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। मैं तुमको आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर आगे से तुम कभी देर से आए तो मैं तुम्हें मेरी क्लास में बैठने नहीं दूंगा, देशमुख सर ने ठंडी आवाज में कहा। रुद्र सिर्फ उनका कहा मान सकता था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले अपना बैग उठाकर क्लास में चला गया। उसके कई क्लासमेट उसके साथ उस बैग को देखकर मन ही मन हे उस पर हंस रहे थे, पर रुद्र को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसको अब इन सब चीजों की आदत हो गई थी। वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसका तो क्लास में मन ही नहीं लगा। जब उसने देखा था कि साक्षी और कार्तिक आखिरी सीट पर बैठे थे और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उसका मन कड़वाहट से भर गया था। रुद्र, तुम ठीक तो हो? रुद्र के रूममेट रोहित ने धीमी आवाज में कहा। मैं ठीक हूं, रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया। तुम्हें आने इतनी देर क्यों हुई? वैसे
मैंने सुना है कि तुम और साक्षी। रोहित इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके पीठ पर किसी ने एक मुक्का मारा। रोहित, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि रुद्र पहले से ही कितना अपसेट है और तुम साक्षी की बात करके उसे और अपसेट कर दोगे। ये आवाज ईशान की थी। ईशान और रोहित रुद्र के काफी करीबी दोस्त थे। वो स्कूल से ही साथ पढ़ते थे और एक दूसरे की काफी मदद किया करते थे। अरे तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं सच में, रुद्र ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को जवाब दिया। जल्द ही उनकी क्लास खत्म हो गई। देशमुख सर के जाने के बाद एक लड़की खड़ी हुई और बोली, क्लास, कल वैलेंटाइन डे है, चलो साथ में खाना खाते हैं। वो मुस्कुराते हुए चिल्लाई। वो लड़की दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसने एक नीली शॉर्ट ड्रेस और स्पोर्ट्स शूज पहने थे। वो लड़की फाइनेंस की कोर्स रिप्रेजेंटेटिव थी। उसका नाम दिव्या था। दिव्य दयालु और मासूम थी। उसने कभी भी रुद्र को गरीब समझकर नीची नजर से नहीं देखा था। इसके उलट उसने कई बार रुद्र की मदद की थी। हाँ, हम सभी मिलकर एक डिनर पार्टी कर सकते हैं, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ने बोल दिया है, इसी हम सभी को जाना होगा। उसी समय ईशान जल्दी से रुद्र के पास गया। उसने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रुद्र, आज हमारे साथ आओगे? वैसे भी काफी वक्त हो गया, आहे हमें ऐसे साथ मिलकर डिनर पार्टी किए। ईशान, तुम इस फटीचर को क्यों बुला रहे हो डिनर पार्टी में? डिनर पार्टी में आने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे? एक लड़की जोर से ईशान पर चिल्लाई। रुद्र भी उस आवाज की ओर देखे बिना नहीं रह सका। वो मीनाक्षी थी, साक्षी की सबसे अच्छी दोस्त और रूममेट। मीनाक्षी के नजर में रुद्र एक गरीब लड़का था जो हमेशा ही फटे हाल रहता था। वो रुद्र को अक्सर धमकाती रहती थी। साक्षी और कार्तिक का साथ आना और रुद्र से ब्रेकअप करना, ये सब मीनाक्षी की वजह से ही हुआ था। वो हमेशा से ही साक्षी को रुद्र के खिलाफ भड़काती रहती। हाँ, मीनाक्षी सही कह रही है। रुद्र जैसा कंगाल इंसान हमारे साथ डिनर पार्टी में कैसे आ सकता है? साक्षी एक और रूममेट रम्य ने मीनाक्षी का साथ देते हुए कहा। वो दोनों ही रुद्र को घिन भरी नजरों से देख रही थी। रुद्र जैसा गरीब स्टूडेंट उनके साथ खाना खाए, ये उनको कभी भी मंजूर नहीं था। तो क्या होगा अब आगे? क्या करेगा रुद्र? क्या रुद्र जा पाएगा डिनर पार्टी में? सभी